नमस्कार दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, देखिए हमारे अकाउंटिंग में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट्स वगैरह हैं उनको हम बनाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जर्नल एंट्री या फिर लेज़र बनाने के लिए हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे हमारी लॉ में होती हैं धाराएं होती हैं। ठीक है, कि अगर आपने ये जुर्म करा है तो आपको इस धारा के तहत आपको ये सज़ा दी जाएगी। उसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग में किसी चीज़ की ट्रीटमेंट कैसे होगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तय की जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम आमतौर पे बोलते हैं गैप। ठीक है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं गैप, जिसकी फुल फॉर्म होती है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो आमतौर पे हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलो या फिर कॉन्सेप्ट या फिर जो कन्वेंशंस हैं उनको हम आमतौर पे गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो एक बेसिक रूल हैं। ठीक है, ये जो हैं वो बेसिक रूल हैं दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। मतलब ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम अकाउंटिंग को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हम जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, हम उनको लिखते हैं। अब देखिए आमतौर पे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम 3 कैटेगरी में वैसे मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन और कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, और तीसरा होता है हमारा अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये 3 चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहला ये कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग फोर्सिबल पीरियड। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम उसको चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने आज शुरू करा हम उसको कल ही हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है ये हमारा इसमें आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन में। ठीक है, कि हम बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिज़नेस। मतलब हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि हम उसको आज शुरू कर रहे हैं तो उसको एक महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम बंद कर देंगे। बिज़नेस चलाने का मतलब ये है कि हमारा वो बिज़नेस चलता रहे। ठीक है, सालों साल। ठीक है, तो हमारे ये कोई इंटेंशन नहीं होगी कि हम उस बिज़नेस को बंद करते या फिर हम उसको एक लो लेवल पर ही हम रखें। ठीक है, हम उसको लो लेवल पर रखें। हमारे कोई मतलब हम ये नहीं चाहते हो कि हाँ कि हम इसको ग्रो ना करें, हम ये चाहते हैं कि हम इसको ग्रो करें। ठीक है, और ये लंबे समय तक ये चले। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारा आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन में। ठीक है, अब पेपर में ये तो हो सकता ना आए कि व्हाट इज़ गैप। ठीक है, ये हो सकता ना आए, बट ये जो हैं ये आ सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ये क्या कहती है? तो ये कहता है कि हम बिज़नेस जब भी शुरू करते हैं तो हम अपने माइंड में ये रख के चलते हैं कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक हम चलाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है वो क्या है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है वो ये कहता है कि जब भी हम एक बिज़नेस शुरू करेंगे, ठीक है, और जब हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो जो मेथड एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं वही हम यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, कब तक? जब तक कि या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमसे ये ना कह रहा हो कि भाई आपको चेंज करना है, या फिर जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICI, ठीक है, ICI ना कह रहा हो, या फिर जो लॉ है लो ये ना कह रहा हो कि हाँ कि आपको ये जो मेथड है आपको ये चेंज करना है। क्योंकि देखो
अकाउंटिंग में भी हर चीज़ के अलग अलग मेथड है, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कॉमन है जो आपको करनी है, जैसे जर्नल एंट्री हो गई, लेज़र बनाना हो गया, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बट किस चीज़ को मस्ट मानेंगे, किस चीज़ को मस्ट नहीं मानेंगे, तो इसके लिए भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्टिंग से असेट मानते हुए चल रहे हो, ठीक है, तो उसको आप असेट ही मानते हुए चलोगे, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सिलेक्टेड, मतलब जो भी मेथड आप अकाउंटिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एंड अडोप्टेड, जो भी आप मेथड आपने एक बार चूज़ कर लिया है या फिर आपने उसको अडोप्ट कर लिया है उस मेथड को अकाउंटिंग करने के लिए, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, मतलब उसको अब आप हर साल आप उसको यूज़ करोगे, कब तक, जब तक या तो लो मना ना कर दे या फिर हमारा इंस्टीट्यूट मना ना कर दे, ICI, ठीक है, ICI की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जब तक वो ना ये कहते। तो अलग अलग केसेस में क्या आता है, हम जो मेथड है उनको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझ में आएगा तब जब मैं आपको डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कराऊंगा तब, ठीक है। अक्रूवल अजम्पशन, ठीक है, अक्रूवल अजम्पशन क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए बिजनेस हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस पे, ठीक है, कैश बेसिस, या फिर क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे, या फिर अक्रूवल बेसिस पे। तो अक्रूवल में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में हम कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस हम दोनों के हिसाब से हम बिज़नेस करते हैं, मतलब कई बार कुछ माल हम कैश में बेचते हैं, कई बार कुछ माल हम उधार पे बेचते हैं, और कई बार कुछ माल हम उधार में खरीदते हैं, और कई बार कुछ माल हम कैश में खरीदते हैं, ठीक है। तो अक्रूवल में दोनों चीज़ें चलती हैं, बट कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश में खरीदेंगे, कैश में बेचेंगे, बस दैट्स इट, और क्रेडिट में उधार में खरीदेंगे, उधार में बेचेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस हम अक्रूवल अजम्पशन के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अक्रूवल अजम्पशन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड, ठीक है। तो ये अजम्पशन क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन को हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो इनकर्ड हुई है, ठीक है, इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। अब इसको मैं थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा, ठीक है, अब हमने बेच दिया लेकिन हमको पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ये अजम्पशन ये कहता है कि देखो, तो आपने 1 लाख रुपये का माल बेचा, पैसा रिसीव हुआ फिर नहीं रिसीव हुआ, आप उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो अक्रूवल अजम्पशन में ये होता है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुई, ठीक है, उसको उसी वक्त आप राइट डाउन कर लोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन और कंसिस्टेंसी अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर के आ सकते हैं, इसलिए मैंने उसी हिसाब से मैंने इनको लिखा है, ठीक है। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन। अब यहाँ पे कुछ 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हम प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम बिज़नेस कोई शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम बिज़नेस को भी एक इंसान मान के चलेंगे और हम ये मानेंगे कि हमने उस इंसान को कुछ पैसा दिया है काम करने के लिए, ठीक है। ये मान लेते हैं हमने क्या करा, हमने बिज़नेस एक इंसान है जिसका नाम बिज़नेस है, हमने उसको पैसा दिया काम करने के लिए, ठीक है। अब सिंपल बात, अगर हमने उसको पैसा दिया है तो इसकी जिम्मेदारी क्या है भाई, ये जो पैसा इसने लिया है बिज़नेस ने, वो पैसा इसको वापस भी करेगा, ठीक है, मतलब हमें वापस भी करेगा, ठीक है। और जिस तरीके से इंसान का नाम होता है उसी तरीके से बिज़नेस का भी एक नाम होता है। जिस तरीके से इंसान सिग्नेचर करता है उसी तरह से बिज़नेस भी सिग्नेचर करता है, लेकिन किस फॉर्म में, सील की फॉर्म में, ठीक है, स्टैम्प वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंटिटी जो प्रिंसिपल है या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि बिज़नेस अलग है और अकाउंटिंग अलग है, ठीक है।
So according to the business entity principle, business is considered to be separate from its owner. तो बिजनेस को हम कंसीडर करेंगे सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है, कि वो अलग है. एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो बिजनेस में देखो जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो रिकॉर्ड होंगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ना कि हमारे हिसाब से, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम द दैट ऑफ द ओनर्स, ठीक है. मतलब कि देखो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ठीक है. अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी ना, हम उसको मेज़र करेंगे, मतलब उसको मापेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कितने रुपए की है, ठीक है. अगर किसी ट्रांजेक्शन की पैसे में कोई वैल्यू नहीं है तो उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हैं, उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है. तो जितने भी ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट्स हैं जिनको मनी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम अपने मतलब एंटरप्राइज का मतलब क्या है, बिजनेस, ठीक है, उन्हीं को हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि अकाउंट्स में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. अगर मैं ये बोलूँ कि एक इंसान बहुत ईमानदार है, ठीक है ना, और उसकी ईमानदारी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो ये हम बिज़नेस मतलब इसको हम पैसे में हम रिकॉर्ड मतलब ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमेशा मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, और उसको हम मेज़र कर सकें मनी में. तो किसी की ईमानदारी को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, ठीक है. एंड मनी इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन. तो मनी जो है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी किसी भी ट्रांजेक्शन को मेज़र करने के लिए हम उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. जैसे 1 लाख की हमने मशीन खरीदी, ठीक है, अब देखो मशीन हमने खरीदी, कितनी खरीदी, 1 लाख की, बस, यानी हमको पता चल गया कि मशीन 1 लाख रुपए की है, यानी कि उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है. अब ये क्या कहता है कि हर बिजनेस का ना एक टाइम पीरियड होता है जिस उस टाइम पीरियड में हम भी पता लगाते हैं उसको प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ है, ठीक है. तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो या तो शुरू होता है 1 अप्रैल से, अगर 1 अप्रैल शुरू हुआ तो कब ख़त्म होगा वो 31 मार्च, और अगर वो 1 जनवरी को शुरू हुआ है तो वो ख़त्म होगा 31 दिसंबर को, ठीक है. तो अकाउंटिंग पीरियड आमतौर पे 12 महीने का होता है, ठीक है. सो द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स, मतलब बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम छोटे छोटे पीरियड में हम तोड़ते हैं, सो दैट ताकि इट्स परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड, ताकि हम ये जान सकें कि वो बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है. रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है, एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे 12 महीने लेकर चल रहे हैं, ठीक है. तो 12 महीने तो यानी उसने पिछले 12 महीने में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, अगले 12 महीने में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है. तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अकाउंटिंग पीरियड कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जैन एंड एंड ऑन 31 दिसंबर, या फिर वो 1 अप्रैल शुरू हो सकता है और 31 मार्च को ख़त्म हो सकता है, ठीक है. तो ये सारे मैंने 3-3 नंबर के हिसाब से मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है. तो आप चाहे तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको समझ के इसको आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में. ठीक है. अब ये क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि आप जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होगे, ठीक है ना, तो जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज़ करोगे. इसको आप ऐसे समझिए कि मतलब आपको ना कोई जानकारी आपको छुपानी नहीं है, आपको सारी जानकारी अपने अकाउंट्स में लिखनी है, ठीक है, कि इतने की सेल हुई और इतने का हमने माल ख़रीदा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, डिस्क्लोज़ करना मतलब साफ दिखाना, ठीक है. तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है
कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। यानी कि बिजनेस जितने भी काम कर रहा है पैसे से रिलेटेड, यानी बिजनेस जितने भी काम कर रहा है पैसे से रिलेटेड, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखनी है ताकि हम उसको समझ भी सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे मतलब कुछ भी लिख दिया और हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज तो आपको करनी है, ठीक है, लेकिन वो मटेरियलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब कि समझो कि मटेरियलिटी का मतलब है कि इमोशंस। ठीक है, मटेरियलिटी का मतलब क्या है? इमोशन। जैसे कि मैं कहूँ कि वो आदमी ईमानदार है, ठीक है ना, इसलिए हमने उसको 2 लाख रुपए दिए। ठीक है, अब ईमानदारी जो है वो क्या है? एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। ठीक है ना, ये ईमानदारी, बेईमानी, ये सब, ठीक है ना, ये सारे, और ये लालच, ठीक है, खुशी वगैरह, तो ये सारे होते हैं मटेरियल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ पर जितने भी पैसे से रिलेटेड आइटम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, और हाँ, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट के बारे में देनी है कि मैनेजमेंट क्या अपना काम ईमानदारी से कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या वो सारे कंप्लाइंसेस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा, सारे कंप्लाइंसेस नहीं फॉलो करेगा, तो बिजनेस जो है आज नहीं तो कल वो बंद हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर हम मैनेजमेंट के बारे में और अच्छा डिटेल में अगर हम बताएंगे तो हम बिज़नेस को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगला जो प्रिंसिपल है वो यही है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इमोशन के ऊपर बेस होती है वो इनको इग्नोर करता है। ठीक है, वो उनको इग्नोर करता है। मान लेते हैं कि हो सकता है कि एक एम्प्लॉई है जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, हमें उसको 1 लाख रुपए सैलरी देनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, बट अकाउंटिंग इस चीज़ को, मतलब जो ईमानदारी, बेईमानी, इन सब चीज़ों को वो इग्नोर मारता है। ठीक है, सो एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। ठीक है, एक आइटम को आप मटेरियल तभी आप बोल सकते हो जब उस मटेरियल के, ठीक है ना, उस मटेरियल की इंफॉर्मेशन की वजह से बिज़नेस को प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिज़नेस, मतलब हमारा जो बिज़नेस है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो। ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम में क्या कहते हैं, आप अलग अलग सिटीज़ में अपनी आप ब्रांच ओपन करने वाले हो। ठीक है, और आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये क्या है? एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है? एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें से किसी ने घोटाला कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या एक मटेरियल है, क्योंकि इसकी वजह से बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, और इसी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग पर भी सवाल खड़े होंगे। तब सिंपल बात है कि अगर हमारा मैनेजमेंट ईमानदारी से काम नहीं कर रहा तो कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि मैं उस बिज़नेस में पैसा लगाऊं। ठीक है, तो ऐसी जो कोई भी ऐसा आइटम जिसकी वजह, मतलब कोई भी एक ऐसा आइटम जिसकी वजह से, ठीक है, हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम मटेरियल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, ये मेरा एक फेवरेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉस हैं, ठीक है, उनको आप अभी रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अभी आप सेलिब्रेट मत करो। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपसे बोलूँ कि कल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और आप एक काम करो, आप मुझे अभी 10,000 की पार्टी दे दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप पार्टी तो नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अभी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चीज़ तो है लेकिन वो अभी हुई नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो।
ठीक है। तो यानी फ्यूचर में एक लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट, ठीक है, यानी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप अभी इंजॉय मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं जो आपको लगता है कि हाँ हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लो, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पेंट ए बेटर पिक्चर देन व्हाट इज़ एक्चुअली इज़, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, इस प्रिंसिपल की वजह से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अगर हम पहले रिकॉर्ड कर लें, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें प्रॉफिट जो है वो गलत दिखाई देगी, वो हमें गलत प्रॉफिट दिखाई देगी ना, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हम वो पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, या फिर हमें आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं।